LT ग्रेड और GIC लेक्चरर के सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट क्रैश कोर्स कराई जा रही है। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट के तौर पे पिछले साल के पेपर भी हल किए जा रहे हैं। दोनों की प्लेलिस्ट बना करके इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, वहाँ से आप लोग इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। आज की हमारी क्लास नंबर 87 में दो अहम नाक़दीन शमसुर रहमान फ़ारूक़ी और गोपी चंद नारंग के बारे में पढ़ेंगे। इनसे मुताल्लिक अहम जानकारी आपको देंगे और आखिर में कुछ इम्पोर्टेंट MCQs भी हल करेंगे। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी कहाँ पैदा हुए, इसमें इख्तिलाफ़ राय है। बाज़ लोगों का मानना है कि आज़मगढ़ में पैदा हुए और बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक ये ज़िला प्रतापगढ़ में पैदा हुए। देखिए, जो कस्बा बताया जा रहा है, जो मुहक्किकीन आज़मगढ़ को इनकी जाए पैदाइश करार देते हैं, वो कस्बा कोयरिया पार बताते हैं। ये जो कस्बा कोयरिया पार है, ये फ़िलहाल मऊ ज़िला के तहत आता है। 90 की दहाई में आज़मगढ़ से कट के एक नया ज़िला बन गया मऊ नाथ भंजन, जो कि अब मऊ के नाम से मशहूर है। तो पहले ये आज़मगढ़ के ही तहत आता था, लेकिन अब अलग ज़िला बन गया है। तो इसी अलग ज़िला में कोयरिया पार जगह है जहाँ पे शमसुर रहमान फ़ारूक़ी पैदा हुए। ठीक है। और बाज़ मुहक्किकीन का मानना है कि ये ज़िला प्रतापगढ़ में पैदा हुए। तो दोनों मैंने नज़रियात आपको बता दिए। कब पैदा हुए थे? 30 सितंबर 1935 ईस्वी को। वालिद का नाम क्या है? खलीलुर रहमान फ़ारूक़ी है। खलीलुर रहमान आज़मी एक मशहूर शायर हैं, वो भी आज़मगढ़ में ही पैदा हुए थे, याद रखिएगा। फ़ारूक़ी साहब ने गोरखपुर से इंटर और BA किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने MA किया। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी को जदीदियत का अलमबरदार कहा जाता है। ये पॉइंट खुसूसी तौर से याद रखिएगा, कई बार इम्तिहानों में आ चुका है। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की तनकीद की एक ख़ुसूसियत ये भी है कि इन्होंने उर्दू अदब के हर गोशे पर संजीदा तनकीद की है। किसी भी पहलू को इन्होंने तशना नहीं छोड़ा है। नावल, अफसाना, दास्तान, शायरी, उरूज़ व बलागत, हत्ता कि तनकीद के भी मुख्तलिफ़ पहलुओं पर इन्होंने गौर व फ़िक्र किया है। इन्होंने हर सिनफ़े सुख़न में भी तब आज़माई की है। इन्होंने नावल भी लिखे, अफसाने भी लिखे और इन्होंने शायरी भी की। शेरी मजमूए आगे बताए जाएंगे इनके नावलों, एक ही नावल इनका है वो बताया जाएगा। इनके अफसानवी मजमूए के बारे में बताया जाएगा और इनकी तनकीदी और तहक़ीक़ी किताबें आपको आगे बताई जाएंगी। इन्होंने एक रिसाला निकाला था जो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, वो है रिसाला शब खून। जून 1966 में इलाहाबाद से जारी किया था। ये सवाल मुतअद्दिद बार इम्तिहान में आ चुका है कि रिसाला शब खून कहाँ से जारी होता है? इलाहाबाद से जारी होता है। 2005 तक ये चला था। तो 1966 से 2005 तक लगभग 40 साल, 39 साल तो एक्यूरेट मान लीजिए, 39 साल से ज़्यादा, लगभग 40 साल तक रिसाला शब खून जारी होता रहा इलाहाबाद से। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी के कुछ इनामात भी मिले। इनको सरस्वती सम्मान से 1996 ईस्वी में नवाजा गया। किस किताब पर? शेर शोरंगेज़ पर। अब ये शेर शोरंगेज़ जो किताब है, ये मीर तकी मीर की शायरी पर मुश्तमिल है और ये 4 जिल्दों पर ये मुश्तमिल है। तो याद रखिएगा, शेर शोरंगेज़ शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब है। ठीक है, इस पर इनको सरस्वती सम्मान मिला। अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो ये उर्दू के पहले मुसन्निफ़ थे जिनको की सरस्वती सम्मान मिला। अगर मैं गलत हूँ तो यू कैन मेक मी करेक्ट इन द कमेंट बॉक्स। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी को हुकूमत हिंद ने पद्मश्री से नवाजा। कब? सन 2009 ईस्वी में। डीलिट की एजाज़ी डिग्री इनको AMU से मिली। ठीक है, 40 से ज़्यादा इनकी तसानीफ़ हैं। सारी बतानी तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जो अहम है इतनी ज़्यादा इन्होंने लिखी कि लगभग सभी अहम हैं। तो लगभग 30 किताबें तो मैं आपको बताऊंगा ही। चलिए देखते हैं।
लफ्ज़ व मानी, यहाँ पे सन भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा उसका सन बताएंगे। लफ्ज़ व मानी 1968 में इन्होंने लिखी। शेर, गैर शेर और नस्र, उरूज़, आहंग और बयान, तनकीदी अफकार, ये अहम है, अक्सर पूछी जाती है। किसकी किताब है? फ़ारूकी साहब की है। फ़ारूकी के तबसरे, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि शम्सुर रहमान फ़ारूकी की है। अफसाने की हिमायत में, ये भी इम्पोर्टेंट है, अफसाने की तनकीद पर इन्होंने लिखी थी और इन्होंने ये बात कही कि जो अफसाना है वो शायरी से कमतर है। इस बातो नफ़ी ये 1986 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। शेर शोरंगेज़ इनकी सबसे अहम किताब है, मीर तकी मीर की शायरी से मुताल्लिक है, 4 जिल्दों पे मुश्तमिल है। इसी किताब पर शम्सुर रहमान फ़ारूकी को सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। तफ़हीम गालिब, गालिबियात के सिलसिले में एक अहम किताब है। तफ़हीम गालिब किनकी किताब है? फ़ारूकी साहब की। अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, ये किताब भी फ़ारूकी साहब की है। गज़ल के अहम मोड़, उर्दू गज़ल के अहम मोड़, ये किताब भी फ़ारूकी साहब की है। दास्तान अमीर हमज़ा, ज़बानी बयानियाँ, बयान कुनिंदा और सामीन, गालिब पर 4 तहरीरें, उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, ये इम्पोर्टेंट है, उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, अदबी तहज़ीब व तारीख़ के पहलू, ठीक है, साहरी शाही और साहिब कुरानी, ये किताब अहम है। दास्तान अमीर हमज़ा का मुतालिया, ताबीर की शरह, दरसे बलागत और शेरियात। शेरियात जो है वो अरस्तू की बूतीका का उर्दू में तर्जुमा है। अब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि शम्सुर रहमान फ़ारूकी के अलावा 2 और लोगों ने अरस्तू की किताब बूतीका का उर्दू में तर्जुमा किया, उन दोनों का नाम आपको बताना है। सबसे पहले किसने तर्जुमा किया, ये भी आप लोगों को कमेंट में बताना है। इसके अलावा इन्होंने कुछ किताबें मुरत्तब भी की, जिनमें नए नाम, तोहफ़तुस सुरूर है, जदीदियत और हम, ये इनकी किताब है फ़ारूकी साहब की। उर्दू की नई किताब भी फ़ारूकी साहब की किताब है। आई बात समझ में? कई चाँद थे सरे आसमां, ये क्या है? ये शम्सुर रहमान फ़ारूकी का शाहकार नाविल है। मैंने कहा कि इन्होंने हर सिन्फ में तबा आजमाई की और हर सिन्फ पर इन्होंने तनकीद भी की। तो शायर थे तभी शायरी पे इन्होंने तनकीद की। चलिए, इन्होंने अफसानवी मजमूए भी लिखे, सवार और दूसरे अफसाने, ये शम्सुर रहमान फ़ारूकी के अफसानवी मजमूए का नाम है। अब इनके कुछ शेरी मजमूए देख लीजिए। पहला गंज सोख्ता, दूसरा सब्ज़ अंदर सब्ज़, तीसरा 4 दरिया, 4 समत का दरिया, और चौथा आसमान मेहराब। ये 4 इनके शेरी मजमूए हैं और इनकी शेरी मजमूए को जमा करके मजलिस आफाक में परवाना साई के नाम से फ़ारूकी साहब को लुगत निगारी में भी दिलचस्पी थी। देखो क्या क्या किया इन्होंने, तनकीद की और अफसाने लिखे, शायरी की, नावल लिखी, लुगत भी लिखी। लुगाते रोज़मर्रा इनकी लुगत है, ठीक है। अब इनके नज़रियात देखिए, इनके नज़रियात से सवाल अक्सर आते हैं कॉल के तौर पर, स्टेटमेंट के रूप में। फ़ारूकी के मुताबिक शायर अपने तजर्बे को कारी तक 3 मंजिलों इजहार, तरसील और अबलाग के ज़रिए पहुंचाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जिस तरह से हाली के जो शायरी के लिए 3 चीज़ें लाजमी हैं, हाली ने जो नज़रिया दिया है कि तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़व्वुस अल्फाज, ये 3 चीज़ें शायरी के लिए ज़रूरी हैं, वैसे ही फ़ारूकी ने कहा कि जो शायर अपने तजर्बात को कारी तक पहुंचाने के लिए 3 स्टेप से गुज़रता है, इजहार, तरसील और अबलाग के ज़रिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है और इसी तरतीब से याद रखना है, इजहार, तरसील और अबलाग। कभी कभार तरतीब भी पूछ लेता है, इजहार,
ترسیل اور ابلاغ کے ذریعے شاعر اپنے تجربے کو قاری تک پہنچاتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی ادب کو پروپیگنڈا بنانے اور سماجی مسائل کے حل کی ذمہ داری ادیب پر ڈالنے کے سخت مخالف ہیں۔ یعنی ادب کو پروپیگنڈا نہیں بنانا ہے، ٹھیک ہے، ادب کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کرے۔ فاروقی کے نزدیک جس تحریر میں موزونیت اور اجمال کے ساتھ ساتھ جمالیاتی حسن اور ابہام ہوگا وہی شاعری ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی یہ ابہام کو بھی شاعری کے لیے لازمی قرار دیتے ہیں۔ فاروقی کے نزدیک جو افسانہ ہے وہ شاعری سے کم تر ہے، ٹھیک ہے۔ فاروقی کہتے ہیں کہ وہ نقاد جو معاصر ادب کا مطالعہ کرنے سے جی نہیں چراتا ہے، اس میں مصروف و منہمک ہوتا ہے، ہماری تعریف اور احترام کا مستحق ہے۔ آگے لکھتے ہیں حالی اور آزاد کے تنقیدی نظریات کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حالی اور آزاد کے تنقیدی تصورات ہماری رہنمائی نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیں گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ فاروقی صاحب داستان میں راوی کی جگہ بیان کنندہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ فاروقی صاحب نے علی احمد سرور کو اس وقت کا سب سے بڑا نقاد تسلیم کیا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے نذیر اکبر آبادی کے بارے میں اپنی رائے دی کہ میں نذیر کو بڑا شاعر تسلیم نہیں کرتا، لیکن وہ لائق مطالعہ شاعر ضرور ہے۔ نذیر کا دماغ چھوٹا ہے، تجربہ محدود ہے۔ یہ بات انہوں نے نذیر کے بارے میں کہی تھی، نذیر اکبر آبادی کے بارے میں، ٹھیک ہے، نذیر احمد کے بارے میں نہیں، ٹھیک ہے۔ بقول محمد حسن عسکری لوگ اب فاروقی کا نام حالی کے ساتھ لینے لگے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نمبرنگ ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، یہ جو پوائنٹس ہیں وہ نمبر میں ہو گئے ہیں، کوئی بات نہیں۔ چلو دیکھو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ابھی میں نے بتایا، نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، کس کا قول ہے؟ یہ قول ہے کس کا؟ شمس الرحمن فاروقی کا۔ فاروقی صاحب کے بارے میں جان لیا، مختصراً جانا، لیکن جو پوائنٹ امتحان میں آتے ہیں وہ ہم نے جان لیا۔ ان کی تصانیف کو آپ کو خصوصی طور سے یاد رکھنا ہے، کنفیوژن والی ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں گوپی چند نارنگ پر۔ بلوچستان میں 11 فروری 1931 کو پیدا ہوئے۔ والد کا نام دھرم چند نارنگ اور والدہ کا نام ٹیکا بائی تھا۔ دلی یونیورسٹی سے انہوں نے اردو شاعری میں ہندوستانی عناصر اس موضوع پر پی ایچ ڈی کی ڈگری 1958 میں حاصل کی تھی۔ یہ ساہتیہ اکیڈمی کے صدر سن 2003 عیسوی سے 2007 عیسوی تک رہے۔ ان کو حیاتی تنقید کا بنیاد گزار کہا جاتا ہے۔ گوپی چند نارنگ کو سن 2004 میں پدم بھوشن ملا اور 1990 میں پدم شری ملا، ٹھیک ہے۔ یہ جو پدم پرسکار ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں۔ پہلے ہوتا ہے پدم شری، سب سے چھوٹا، اس کے بعد ہوتا ہے پدم بھوشن، اس کے بعد سب سے بڑا ہوتا ہے بھوشن ایوارڈ میں پدم ایوارڈ میں پدم وبھوشن، اور ہندوستان کا جو سب سے بڑا سویلین ایوارڈ ہے وہ کون سا ہے؟ بھارت رتن ہے، ٹھیک ہے، بھارت رتن ہندوستان کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ گوپی چند نارنگ کو مسلم یونیورسٹی نے سن 2009 میں، مولانا آزاد یونیورسٹی نے سن 2008 میں اور حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی نے 2007 میں ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ ان کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 1995 عیسوی میں ملا۔ بہادر شاہ ظفر ایوارڈ سن 2010 عیسوی میں ان کو ملا، اور گوپی چند نارنگ کو مدھیہ پردیش اقبال سمان سن 2011 میں ملا۔ بھارتیہ گیان پیٹھ مورتی دیوی ایوارڈ
ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं, ज्ञानपीठ अवार्ड तो उर्दू में 5 लोगों को मिला है, लेकिन भारतीय ज्ञानपीठ मूर्ति अवार्ड इनको सन 2012 में मिला। गोपीचंद नारंग का पीएचडी का मकाला 3 किताबों की शक्ल में शाया हुआ। इनका जो पीएचडी का मकाला था वो क्या था कि उर्दू मसनवियों में उर्दू शायरी में हिंदुस्तानी अनासिर, ये इनका मकाला था। इसी मकाले को इन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम करके 3 किताबें अपनी बनाई। अब वो कौन कौन सी किताबें हैं? हिंदुस्तानी किस्सों से माखूज उर्दू मसनवियाँ, उर्दू गज़ल और हिंदुस्तानी ज़हन व तहज़ीब, और हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी और उर्दू शायरी, ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 किताबें हैं उनके पीएचडी में मकाला से बनी हैं। इनकी एक किताब थी साख्तियात, पस साख्तियात और मशरकी शेरियात, इस पर सरका होने का भी इल्ज़ाम लगा। गोपीचंद नारंग की बहुत सारी तसानीफ़ हैं, बारी बारी से पढ़ रहे हैं। इकबाल का फ़न, उसलूबियात मीर, उर्दू अफसाना, रिवायत और मसाइल, ये अहम है। 1986 ईस्वी में इनकी किताब मंतर आम पर आई। सानह करबला बतौर शेरी इस्तिआरा, अमीर खुसरो का हिंदवी कलाम, अदबी तनकीद और उसलूबियात, ये भी अहम है। साख्तियात, पस साख्तियात और मशरक़ी शरियात, तरक्की पसंदी जदीदियत और माबाद जदीदियत, ये भी इनकी अहम किताब है नारंग साहब की। जदीदियत के बाद उर्दू ज़बान और लिसानियात, देखना तकरीर की लज्जत, फ़िक्शन शरियात, कागज़े आतिश ज़दा, तपिशनामे तमन्ना, आज की कहानी, इतलाक़ी तनकीद, नए तनाजुर, अदबी तहरीरें, गालिब मानी आफरीनी, जिदलियाती वज़ा और शोनीता और शरियात, हिंदुस्तान के उर्दू मुसन्निफ़ीन और शुअरा, लुग़त नवीसी के मसाइल, कारी असास तनकीद, सफ़र आशना, इम्पोर्टेंट है, ये इनका सफ़रनामा है। उर्दू की तालीम के लिसानियाती पहलू, अनीस सनासी, ये इनकी एक अहम किताब है। उर्दू ज़बान व लिसानियात, अदब का बदलता मंजरनामा, उर्दू माबाद जदीदियत पर मुकालमा, और उर्दू की नई किताब ये 10 के बच्चों के लिए इन्होंने मरतब की थी। और उर्दू की नई बस्तियाँ, ये भी इनकी एक अहम किताब है। देखिए ये 30 किताबें मैंने यहाँ पे दी हैं, सब नहीं पूछेगा, ठीक है, जो अक्सर पूछ लेता है वो मैं बता देता हूँ। इकबाल का फ़न किसकी किताब है, पूछ लेगा। उसलूबियात मीर पूछ सकता है, ये कई बार पूछा है। उर्दू अफसाना, रिवायत और मसाइल, और ये भी याद रखिएगा सानिया करबला बतौर शेरी इस्तिआरा, और अदबी तनकीद और उसलूबियात याद रखिएगा। साख्तियात, पस साख्तियात और मशरक़ी शरियात याद रखिएगा। तरक्की पसंदी जदीदियत और माबाद जदीदियत, ये याद रखिएगा। इसके अलावा आपको जदीदियत के बाद याद रखना है और उर्दू ज़बान और लिसानियात याद रखना है, ठीक है। ये सब किताबें ख़ुसूसी तौर से याद रखना है। और सफ़र आशना याद रखना है, ये इनका सफ़रनामा है। अनीस सनासी भी याद रखिएगा, गोपीचंद नारंग की है। और अदब का बदलता मंजरनामा भी याद रखिएगा। तो ये सब किताबें हैं, यहाँ से आ सकते हैं सवाल। अब गोपीचंद नारंग के जो तनकीदी नज़रियात हैं उन्हें देख लेते हैं। गोपीचंद नारंग का कहना है कि वह जदीदियत जिसका मैं हामी हूँ बुते हज़ार शेवा है, और आज के इंसान के बातनी और ख़ारजी दोनों तकाज़ों की शहादत उससे मिलती है। गोपीचंद नारंग के मुताबिक अदबी तनकीद में जो मदद उसलूबियात से मिल सकती है वह किसी दूसरे ज़ाब्ता इल्म से नहीं मिल सकती। गोपीचंद नारंग अदीब की मुकम्मल आज़ादी के कायल हैं। गोपीचंद नारंग अदब को अदब की नज़र से देखते हैं, इसे कदीम व जदीद और तरक्की पसंद व गैर तरक्की पसंदों के दायरे में क़ैद करने के कायल नहीं हैं। गोपीचंद नारंग के नज़दीक अदीब का किसी ग्रोह से वाबस्ता होना
ادب کے لیے مہلک ہے۔ یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ گوپی چند نارنگ کے مطابق کوئی سچا فنکار تنگ نظر نہیں ہوتا ہے۔ جدیدیت کے متعلق ان کا خیال ہے کہ جدیدیت اب بھی سرکشی، تازہ زمینوں کی تلاش اور نئی فصلوں کی آمد کی بشارت کا ایسا رجحان ہے جو ہر زمانے میں بچے فنکاروں کے دل کی دھڑکن بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ سب تھوڑا سا بورنگ ہے، لیکن یہ سب ان کے نظریات آپ لوگوں کو یاد رکھنے ہیں۔ اب آتے ہیں کچھ سوالات پہ، لگ بھگ 30 سوالات ہم کریں گے شمس الرحمن فاروقی اور نارنگ صاحب دونوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال ممکن ہے کہ یہ جو آپ نے اب تک جو تھیوری والے دیکھی ہے ویڈیو، ممکن ہے ساری باتیں ذہن میں نہ آئی ہوں، لیکن جو باتیں ذہن میں نہیں آئی ہیں انشاءاللہ سوالات کے ذریعے آ جائیں گی۔ پہلا سوال ہے کہ ان میں سے کون سی کتاب شمس الرحمن فاروقی کی ہے؟ تو لفظ و معانی، یہ شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے، ابھی آپ نے پڑھا۔ کون سا سفر نامہ گوپی چند نارنگ کا ہے؟ مسافر کی ڈائری، یہ خواجہ احمد عباس کا ہے۔ سفر زندگی کے لیے سوز و ساز، یہ صالح عابد حسین کا ہے۔ اور نقش فرنگ، یہ قاضی عبدالغفار کا ہے۔ اب بچا سفر آشنا، یہ گوپی چند نارنگ کا سفر نامہ ہے۔ کون سی تصنیف ان میں سے گوپی چند نارنگ کی نہیں ہے؟ دیکھو، اردو افسانہ روایت اور مسائل گوپی چند نارنگ کی ہے۔ ادبی تنقید اور اسلوبیات گوپی چند نارنگ کی ہے۔ انیس شناسی گوپی چند نارنگ کی ہے۔ افسانے کی حمایت میں، یہ فاروقی صاحب کی ہے، شمس الرحمن فاروقی صاحب کی۔ رسالہ شب خون کہاں سے جاری ہوا؟ تو یہ الہ آباد سے جاری ہوتا ہے۔ سرسوتی سمان، شمس الرحمن فاروقی کو کس کتاب پر سرسوتی سمان ملا؟ تو دیکھو یہاں پہ شمس الرحمن فاروقی کی 4 اہم کتابیں ہیں، یاد کر لو۔ لفظ و معانی، تفہیم غالب، ان کا ناول ہے کئی چاند تھے سر آسماں، اور شعر شورانگیز، جن پر ان کو سرسوتی سمان ملا۔ سرسوتی سمان شعر شورانگیز پر ملا۔ میر تقی میر کی شاعری پر مبنی ہے۔ حکومت ہند نے فاروقی صاحب کو پدم شری سے کب نوازا تھا؟ تو فاروقی صاحب کو پدم شری سن 2009 عیسوی میں ملا تھا۔ کئی چاند تھے سر آسماں ادب کی کون سی صنف ہے؟ تو یہ فاروقی صاحب کا ناول ہے۔ فاروقی صاحب کی، شمس الرحمن فاروقی کی شعری کلیات کا کیا نام ہے؟ تو ان کے 4 شعری مجموعے ہیں، اور کلیات کے طور پر مجلس آفاق میں پروانہ سائیں کے نام سے اس کو شائع کرایا گیا ہے۔ فاروقی صاحب کے مطابق شاعر اپنے تجربے کو قاری تک کن 3 منزلوں سے پہنچاتا ہے؟ تو اظہار، ترسیل اور ابلاغ، ان 3 منزلوں کے ذریعہ شاعر اپنے تجربات قاری تک پہنچاتا ہے۔ نظیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، یہ کس کا قول ہے؟ شمس الرحمن فاروقی کا۔ لغات روزمرہ کس کی لغت ہے؟ تو یہ ہے فاروقی صاحب کی۔ فاروقی صاحب کے مطابق کون سے ناقد ہمیں گمراہ کرتے ہیں؟ تو حالی اور آزاد کے نظریات ہماری رہنمائی نہیں کرتے بلکہ ہمیں گمراہ کرتے ہیں، یہ بات فاروقی صاحب نے کہی تھی۔ گوپی چند نارنگ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو بلوچستان میں پیدا ہوئے تھے۔ اور گوپی چند نارنگ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کس یونیورسٹی سے حاصل کی تھی؟ دلی یونیورسٹی سے۔ اردو شاعری میں ہندوستانی عناصر، یہ موضوع تھا، ٹھیک ہے۔ دلی یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی۔ گوپی چند نارنگ کو کس تنقید کا بنیاد گزار کہا جاتا ہے؟ تو حیاتی تنقید کا بنیاد گزار کہا جاتا ہے۔ گوپی چند نارنگ کو پدم بھوشن کا ایوارڈ کب ملا؟ تو پدم بھوشن کا ایوارڈ سن 2004 میں ان کو ملا۔ گوپی چند نارنگ کی کتاب کون سی ہے؟ دیکھو یہاں پہ 3 کتاب
जो हैं वो गोपी चंद नारंग की नहीं हैं। किनकी हैं? अनीस शनासी, ये तो गोपी चंद नारंग की है, सही जवाब होगी। अनीसियात किसकी है? मसूद हसन रिजवी अदीब की है। मरासी अनीस में ड्रामाई अनासिर, ये किताब शारिब रुदौलवी की है। शारिब रुदौलवी की एक किताब है जदीद उर्दू तनकीद उसूल व नज़रियात, काफ़ी ज़्यादा अहम है, ठीक है। जदीद उर्दू तनकीद उसूल व नज़रियात, ये किताब किनकी है? शारिब रुदौलवी की है, पूछी जाती है। रूह अनीस किसकी है? रूह अनीस, ये किताब भी मसूद हसन रिजवी अदीब की है। अनीसियात के माहिर थे मसूद हसन रिजवी अदीब। मीरानीस पर सबसे ज़्यादा इन्होंने ही काम किया। इन्होंने ड्रामों पे भी काम किया। लखनऊ का शाही स्टेज और लखनऊ का अवामी स्टेज, इनकी 2 किताबें थी। इन्होंने ड्रामे पे तहकीक करके ये नतीजा निकाला कि जो पहले ड्रामा निगार, इन्होंने का मतलब किन्होंने? मसूद हसन रिजवी अदीब ने ये नतीजा निकाला कि उर्दू के पहले ड्रामा निगार वाजिद अली शाह हैं, ठीक है। इन्होंने दीवान फ़ायज़ को मुरतब किया और फ़ायज़ देहलवी को शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर तस्लीम किया। हालांकि बाद में इनकी इस तहकीक को रद्द भी किया गया, लेकिन ये तहकीक अहमियत की हामिल है, अक्सर इम्तिहान में पूछी जाती है। साख्तियात, पसे साख्तियात और मशरकी शेरियात, ये किताब किसकी है? गोपी चंद नारंग की। तनकीदी अफकार, ये किताब किसकी है? शम्सुर रहमान फारूकी की। उसलूबियात मीर, ये किसकी किताब है? गोपी चंद नारंग की। मीर के ऊपर शम्सुर रहमान फारूकी की किताब कौन सी है? शेर शोरंगेज़ है। इबहाम की बहुत बड़ी खूबी और तनकीद की, इबहाम शायरी की बहुत बड़ी खूबी और तनकीद की सबसे बड़ी लानत है। ये कौल इतना भी पूछ लेता है कभी कभी, ये किसका कौल है? शम्सुर रहमान फारूकी का है। नारंग के मुताबिक अदबी तनकीद में सबसे ज़्यादा मदद किससे मिलती है? तो उसलूबियात से मिलती है। उर्दू शायरी में हिंदुस्तानी अनासिर किसका तहकीकी मकाला है? तो ये मकाला है गोपी चंद नारंग का। लोग अब फारूकी का नाम हाल ही के साथ लेने लगे हैं, ये किसका कौल है? तो मोहम्मद हसन अस्करी का। मोहम्मद हसन अस्करी, ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। शम्सुर रहमान फारूकी ने बूतिका का तर्जुमा किस नाम से किया? तो शेरियात के नाम से किया। बूतिका का तर्जुमा उर्दू में 2 और लोगों ने किया। मैंने आपसे सवाल पूछा है ना, किन 2 लोगों ने किया? कमेंट में उम्मीद है आपने लिख दिया होगा, नहीं लिखा है तो अब से लिख दो, नहीं पता है तो सर्च कर लो ना, सर्च कर लोगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। गोपी चंद नारंग को किस सन में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था? तो 1995 में। फारूकी के नज़दीक अफसाना किससे कमतर है? अफसाना शायरी से कमतर है फारूकी के नज़दीक। तफ़हीम गालिब, ये किसकी किताब है? तो ये किताब है शम्सुर रहमान फारूकी की। तरक्की पसंदी जदीदियत माबाद जदीदियत, ये किताब किसकी है? गोपी चंद नारंग की। जदीदियत और हम, ये किसकी किताब है? कमेंट में बताओ। दास्तान, फारूकी दास्तान में रावी की जगह कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? तो बयान कुनिंदा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। साहिब साहिरी शाही साहिब कुरानी, ये किताब का नाम है। किसकी किताब है? शम्सुर रहमान फारूकी की आखिरी किताब है। मैंने अदब की रिवायत का मुतालिया निहायत संजीदगी और मेहनत के साथ किया है और आज भी मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो मुताले में सर्फ करूं। तो ये जो कौल है, ये जो बयान है किसका है? नारंग साहब का है। किसने कहा कि शायर अपने तजर्बे को इजहार, तरसील और अबलाग की 3 मंजिलों की मदद से क़ारी तक पहुँचाता है? फारूकी साहब ने। वह नक्काद जो मासिर अदब का मुतालिया करने से जी नहीं चुराता,
ہر طرح اس میں مصروف اور منہمک رہتا ہے، ہماری تعریف اور احترام کا مستحق ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ فاروقی صاحب کا ہے۔ عروض، آہنگ اور بیان، یہ کس کی کتاب ہے؟ فاروقی صاحب کی ہے۔ جدیدیت اور ہم، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ فاروقی صاحب کی ہے۔ ادبی تنقید اور اسلوبیات، یہ کس کی کتاب ہے؟ نارنگ صاحب کی ہے۔ آپ کو بتانا ہے بوتیکا کا اردو میں کن کن لوگوں نے ترجمہ کیا۔ کلاس کو ختم کرتے ہیں، ملیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ تھینک یو ویری مچ۔